नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें मैंने आपको इससे जो पहले का लेक्चर था मैंने आपको कराया था सुंग वंश। हाँ जी, मगध के ऊपर जो गैर क्षेत्रीय राजा था सुंग वंश का, पुष्यमित्र सुंग ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो एक बार फिर से मैं एक वो ट्रिक वही आपको रिवाइज करवाती हूँ। जो पहली बार होंगे इस वीडियो देखेंगे उनको पता लग जाएगा। देखिए, मगध पे उत्तर भारत में मगध था सबसे शक्तिशाली क्या था, साम्राज्य राज्य था। इसके ऊपर 7 क्या है राजवंशों ने क्या किया है, राज किया है। देखिए कैसे, ट्रिक क्या थी अपनी, हसीन, मशूक, सा। ठीक है जी, जिसमें आपका हर्यंक वंश मैंने आपको पढ़ाया, शिशुनाग वंश आपको पढ़ाया, नंद वंश पढ़ाया आपको, म से आपका मौर्य वंश पढ़ाया मैंने आपको। मौर्य वंश के बाद यहाँ पे जो विदेशी ISP के यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये मैंने करवाए। फिर कल की जो वीडियो थी अपना हमने किया था सुंग वंश के बारे में। तो ये आपके अब क्या करेंगे, ये पैरेलल चलेंगे। ये भी एक तरफ से राज्य कर रहे हैं अपने उत्तर जो पश्चिमी है इलाका वहां पर, और इधर से ये भी राज्य करे। सुंग वंश ने क्या किया था, पुष्यमित्र सुंग जो क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतरिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या कर दी किसने, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र कौन था, बृहद्रथ का सेनापति था, और ये क्या था, कट्टर ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण। और इसने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और इसने इसको राजधानी कौन सी मिली उस टाइम पे, कौन सी मिली होगी, पाटलिपुत्र मिली। लेकिन इसने अपनी राजधानी, किसने, पुष्यमित्र सुंग ने अपनी शिफ्ट कर ली। कहाँ चला गया, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में चला गया, जिसे क्या बोलते थे, बेसन नगर बोलते थे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना। अब सुंग वंश कंप्लीट हो गया हमारा। सुंग वंश के बाद हमने पढ़ना है कण्व वंश। और जो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। ठीक है जी, देवभूति की जो है हत्या कौन कर देगा, कण्व वंश की जो स्थापना करेगा वो इसकी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। तो आज हम कण्व वंश को, वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक, से कण्व वंश, कण्व वंश इसका संस्थापक कौन था, वासुदेव। इसने किसकी हत्या कर दी, जो सुंग वंश का अंतिम शासक था कौन, देवभूति, उसकी हत्या कर दी। और कौन सा वंश चालू कर दिया, कण्व वंश चालू कर दिया। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक होगा उसकी हत्या कौन कर देगा, सिमुक कर देगा, और सातवाहन वंश चल पड़ेगा। इस तरह से हमने चीजों को क्या करना है, कोरिलेट करना है और फिर पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इस वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, कण्व वंश के। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। आपको पता है विदिशा को राजधानी पहले किसने बनाया था, सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग ने बनाया था। इस वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या कौन कर देगा, सिमुक कर देगा, सिमुक। और ये किसका शासक, ये संस्थापक किसका बनेगा, सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का ये क्या बनेगा, संस्थापक बन जाएगा। तो कण्व वंश में इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका ये याद रखना, इसका संस्थापक कौन था, वासुदेव था। और इसने किसकी हत्या करके, सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके क्या कर दिया, उसने कण्व वंश चालू कर लिया। और इसका अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा था। और जिसकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने की, और सातवाहन वंश चालू कर दिया। जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके स्थान पे सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश की राजधानी पता रखनी है आपने। ठीक है जी, संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, इतना ही रखो आप, इसके लिए काफी है आपके लिए इतना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में क्या किया था, कण्व वंश की स्थापना की थी। इस वंश में केवल 4 शासक हुए हैं, जिनमें वसुदेव, भूमिमित्र,
नारायण और सुशर्मन। सुशर्मा को सुशर्मन भी बोलते हैं। और ये अंतिम था, 4 ही शासक हुए, अंतिम था ये। और इसकी हत्या किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। किसकी? इसकी हत्या सिमुक ने कर दी। इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। ये अंतिम शासक था। सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। 4 ही शासक हुए कण्व वंश में। कण्व वंश आया कैसे पिक्चर के अंदर? बताओ, फिल्म के अंदर कैसे आया? कैसे आया अभी? इससे पहले कौन सा वंश था? शुंग वंश था। उसका अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। उसकी हत्या किसने कर दी? कण्व वंश के वासुदेव ने कर दी। और कौन सा वंश चालू कर दिया? कण्व वंश चालू कर दिया। और कण्व वंश में कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। राजधानी विदिशा थी इनकी, ठीक है जी। और अंतिम कौन सा था? सुशर्मा। और जिसकी हत्या किसने कर दी? उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। और सिमुक ने क्या कर दिया? सातवाहन वंश चला दिया। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लेना, कोई ज़्यादा ही इसमें खास इतना हमें पढ़ने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो शासन हम पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है हमने। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले इसकी लोकेशन देख लो कि कौन सा एरिया इंडिया का इनका साम्राज्य था, अंपायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, एक बार पिक्चर में क्लियर कर लो। और इसके पैरेलल ही इंडो ग्रीक वगैरह शक और आपका पल्लव, ठीक है जी, पल्लव नहीं पहलव, और अपना कुषाण चल रहे थे। आप ये भी चाहिए, ये सारे के सारे जो हमारे भारतीय शासक थे वो एक साइड पैरेलल चलेंगे और दूसरे विदेशी वो एक साइड पैरेलल चलेंगे। और इनका आपस में क्या होता है? द्वंद्व भी होता है, यानी कि आपस में टकराव भी होता है। वो भी होगा, हम देखेंगे आगे। चलिए, कहते मौर्य दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन से थे? कौन थे भी? सातवाहन, ठीक है जी। मौर्यों के जो क्या है दक्कन में और मध्य भारत में, मतलब उसके मौर्यों के उत्तराधिकारी माने तो किसको मानेंगे? सातवाहन को मानेंगे, ठीक है जी। कहते पुराणों में, पुराण कितनी है जी? 18 पुराण है, ठीक है जी। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। तो क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि इनमें से पुराणों में किसका जिक्र है? तो आप बता दोगे सातवाहनों का। सातवाहनों को क्या कहते थे ये लोग? आंध्र कहते थे, क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश का एरिया में जाके अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता। अब ये भी याद रखना कि जो सातवाहन अभिलेख है ना, उनके खुद के, उसमें आंध्र नाम नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इनका, हाँ जी, 300 वर्ष, फर्स्ट बीसी से लेकर 3 एडी तक 300 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। याद रखना इस चीज का। कहते यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1ली सदी के हैं, ठीक है जी। ईसा जो एंड में बीसी तक अब आ गए थे, तो इसमें आपको किसके अभिलेख मिलते हैं? सातवाहनों के अभिलेख मिलते हैं। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1ली सदी, ईसा पूर्व 1st बीसी में आपको किसके अभिलेख मिलते हैं? सातवाहनों के मिलते हैं। उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित किया। किसको हराया था इन्होंने? कण्व वंश के शासकों को हराकर। आपको याद ही होगा, ठीक है जी। किसको? सुशर्मा को। किसने? सिमुक ने। सिमुक कौन था? सुशर्मा का मंत्री था। और सिमुक ने कण्व वंश का खत्म करके, और मतलब कण्व वंश के अंतिम शासक को हत्या करके सातवाहन वंश चला दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। पुराणों में क्या कहते हैं? इनको आंध्र कहते हैं। कितने सालों तक राज किया इन्होंने? 300 सालों तक। तो यहाँ इसके शासक तो वैसे बहुत हुए हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ने, सिमुक कौन है? संस्थापक इसका। फिर उसके बाद इसका भाई, सिमुक का ये क्या लगता है? भाई लगता है, ठीक है जी। और सातकर्णी कौन था? सिमुक का पुत्र। समझ गए आप? सिमुक का क्या है? पुत्र है। कौन? सातकर्णी। पहले सिमुक शासक बनेगा, फिर उसका भाई बनेगा, और फिर सातकर्णी प्रथम बनेगा, जो सिमुक का क्या है? बेटा है, और कृष्ण का क्या है? भतीजा है, ठीक है जी। हाल है जो 17वें नंबर का है, इससे भी पहले बहुत है, लेकिन हमें कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं करने हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी हमें डिटेल में पढ़ना है।
वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि युद्ध वगैरह हुए थे इसके साथ। यज्ञश्री सातकर्णी, ये अंतिम था, इसको इसलिए पढ़ना है, ठीक है जी। इस बात को ध्यान में माइंड मैप तैयार कर लो कि सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। एरिया आपने महाराष्ट्र वाला देख लिया कौन सा कवर है, 300 सालों तक ये रह के गए हैं, ठीक है जी। सिमुक ने स्थापना की थी, ठीक है जी। कणव वंश के अंतिम शासकों ने सुशर्मन को हत्या करके इन्होंने क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस तरह से आपको याद रखना। पुराणों में क्या कहते हैं, आंध्र कहते हैं इनको, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो आपको एक माइंड मैप तैयार करना कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ये तो संस्थापक हो ही गया, साइड में कर दो इसको। ये अंतिम हो गया, साइड में कर दो इसको। बीच में रह कितने गए, 5 रह गए। इसमें से भी ज़्यादा डिटेल इनकी खास नहीं है, हाल की भी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी, ये आपने जरूर पढ़ने हैं। तो यही मैं आपको डिटेल में यहाँ कराऊंगी, यहाँ से ही क्वेश्चन भर के आते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सिमुक के बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं 7 वाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, सिमुक था। 7 वाहन जो पिक्चर में आए हैं ना, किसके कारण, सिमुक के कारण आए, ठीक है जी, मान लिया। आगे है, पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कर्ण सत्ता को समाप्त किया था, ठीक है जी। सिमुक ने क्या कर दिया, पूरी तरह से शुंग वंश का और कर्ण वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। परंतु इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रख लेना क्योंकि इनकी राजधानियां किसकी, कर्ण वंश की और ये जो है शुंग वंश की, तो विदिशा मिली थी इसको, जहां कर्ण वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था, ठीक है जी। इसने ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि इसने क्या किया, आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, सिमुक की पिक्चर खत्म, आगे बढ़े। कृष्ण की देख लेते। कृष्ण कौन है जी, सिमुक का भाई है। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण कहना शासक बना। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक क्या किया, शासन किया, मतलब कि और नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया, ठीक है जी। नासिक शिलालेख में इसका नाम मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया। अब एक बात बताइए, नासिक कहाँ पे है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है जी। गोदावरी नदी के किनारे ही इनका क्या था, महाराष्ट्र वाला एरिया, इन्होंने वहाँ पे ये रहते थे और इनकी भूमि उस टाइम पे ये बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। तो कृष्ण के बारे में क्या खास है यहाँ पे याद करने का, इतना जरूर है कि ये सिमुक का भाई था, इसने 18 साल तक शासन किया, इसने क्या नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार कर दिया और नासिक अभिलेख से, शिलालेख से सॉरी, इसका नाम मिलता है। और इसके शासन काल में कि राज्य के किसी उच्च अधिकारी ने क्या किया, नासिक में गुफा का निर्माण कराया था। तो 3 बातें याद रखनी है आपने। क्या क्या याद रखोगे इसके बारे में, क्या याद रखोगे भाई, सिमुक का भाई था, नासिक तक इसने विस्तार कर दिया, पुराणों के अनुसार 18 साल तक इसने शासन किया, और क्या किया जिसने, इसके नासिक अभिलेख शिलालेख से क्या मिलता है कि इसके जो किसी उच्च अधिकारी ने नासिक में गुफा का निर्माण करवाया था। हो गया याद, कुछ है ही नहीं खास। चलो सातकर्णी के बारे में पढ़ लेते हैं। सातकर्णी इंपॉर्टेंट है। 7 वाहनों का अगला शासक सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का पुत्र या भतीजा कृष्ण का। कभी आपको ना ये कंफ्यूजन मिल रही है, कहीं जगह पे तो इसको क्या है सिमुक का पुत्र बताया और कहीं जगह पे इसको कृष्ण का पुत्र बताया है। तो दोनों ही बातें हैं कि पता नहीं अभी सिमुक का भतीजा था कि सिमुक का बेटा था, इसका कोई मतलब अच्छा से प्रमाण नहीं मिल रहा। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में मिलता है। ठीक है जी, उसका नाम कहाँ मिलता है, सातवाहन के जितने अभिलेख है ना वहां से उसका नाम मिलता है सातकर्णी प्रथम, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मिलता है। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। अभी सातकर्णी एक उपाधि है जो इसने धारण की थी, सातकर्णी नाम भी है और उपाधि भी इसकी है। कहते 10 वर्षों के शासन काल में वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। इसने कितने साल शासन किया, अभी
10 सालों के लिए। और दक्षिण भारत का ये क्या बन बैठा, दक्षिण भारत में इसने क्या कर लिया, अपनी ठाठ जमा ली। बिल्कुल, इसने क्या कर दिया, अपनी ठाठ जमा ली। किसने, सातकर्णी प्रथम ने। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह कर लिया। उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। ये राजा लोग करते क्या थे, या तो युद्ध से साम्राज्य को विस्तार कर लेते थे, या ऐसे राजाओं से जिनकी कन्याओं से शादी करके अपने क्या जो रिश्ते हैं वो थोड़ा मजबूत कर लेते थे, और ताकि इनकी शक्ति का क्या हो, विस्तार हो सके। और ज़्यादातर इनका फेवरेट वो लड़कियां होती थी जिनका कोई भाई ना हो, राजा की पुत्रियां हो, और वो राज्य के अपने आप इनको मिल जाता था। तो सातकर्णी प्रथम ने सातकर्णी की उपाधि पहले नंबर पे धारण की, और ये सिमुक का भाई क्या था, पुत्र था, या फिर कृष्णा का पुत्र था, कोई लेना देना नहीं है आपको, ऐसा नहीं आएगा। और 10 वर्षों तक इसने क्या किया, शासन किया। इसने शादी किससे की, अंगीय वंश की राजकुमारी नायनिका से विवाह किया। उसकी रानी नायनिका के अभिलेख से सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली को गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। इस बात को ध्यान कर लो, अंडरलाइन कर लो। वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पत्नी के नाम, कौन सा सातवाहन का शासक था जिसने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर रजत मुद्राएं चलाई? तो क्या बोलोगे आप, सातकर्णी। क्या बोलोगे, सातकर्णी था वो। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो 3-4 बातें हैं इसकी, आपने ये याद करनी है। पहला कौन सा पढ़ा आपने, सिमुक के बारे में पढ़ा, संस्थापक था। फिर कृष्ण के बारे में पढ़ा, फिर आपने सातकर्णी के बारे में पढ़ लिया। कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस वाले, ज़्यादा डीप नहीं है, मतलब आपको तंग करने वाले नहीं, बहुत इजी बातें हैं इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है हाल के बारे में। कहते हैं यह इस वंश का 17वें नंबर का शासक था। मैं 17 के 17 तो आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगी, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। 17वें नंबर का शासक था। ठीक है जी। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी नामक पुस्तक की रचना की। ये इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए जी, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि जो गाथा सप्तमी है वो किसकी रचना है, किसकी रचना है जी, हाल की रचना है। हाल किस वंश का शासक था, सातवाहन वंश का था। जो हाल ने गाथा सप्तमी लिखी वो किस भाषा में लिखी, क्या बताओगे, प्राकृत भाषा में। ठीक है जी। उसमें उसकी प्रेम गाथाओं का क्या है, वर्णन है। अपनी लव स्टोरी लिखी है इसने, हाल ने क्या लिखी, अपनी लव स्टोरी लिखी है प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी पुस्तक में। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और 17वें नंबर का सातवाहन का ये शासक था, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे है, इसके काल में गुणाढ़ ने वृत्त कथा, ये एक रचना है, गुणाढ़ एक राइटर है और वृत्त कथा इसकी पुस्तक है, कोश नामक ग्रंथ की रचना की। ये क्वेश्चन आता है भाई ऐसे भी, वृत्त कथा किसकी रचना है, गुणाढ़ की। ठीक है जी। किसके काल में की, आप बता दोगे। जैसे आपने शुंग वंश में किया था ना, मनु स्मृति मनु ने लिखी है ना, इस तरह से कालिदास ने मालविका अग्निमित्रा लिखी, जातक कथाएं शुंग वंश के टाइम पे लिखी गई। पाणिनि ने महाभाष्य की रचना उसी समय पे हुई। मतलब इन बातों को आपने कोरिलेट करना, अच्छा इसमें ये चीज की रचना हुई थी और उसमें किसकी हुई थी, ऐसे करके चीजों को कोरिलेट करना आपने। आगे बढ़े। क्रांतक के लेखक शववर्मन उसके दरबार में रहता था। अब हाल का दरबारी लेखक कौन, एक शववर्मन था। इसने कौन सी पुस्तक रही, क्रांतक का तंत्र। ठीक है जी, इस चीज को याद रखना है। इसने खुद भी लिखी गाथा सप्तमी, अपनी लव स्टोरी लिखी प्राकृत भाषा में। गुणाढ़ ने वृत्त कथा लिखी और का तंत्र के लेखक शववर्मन इसके दरबार में रहते थे। तो हाल के बारे में कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 बातें याद रखनी है हॉल के बारे में। इजी, वेरी इजी। आगे बढ़े। आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो ध्यान से। पूरे सातवाहन वंश में ये और वशिष्ठी पुत्र पुल्लो मामी। ठीक है जी। ये देखते हैं, इसको शॉर्ट में बोलेंगे जीपीएस। क्या बोलेंगे, जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखते हैं। कहते इसके समय में इसकी माता
गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या है? बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनके अभिलेख ज्यादातर नासिक से नहीं मिल रहे, न से, है ना, नासिक से। और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है जी। और ये सातवाहन थे कौन? वैसे हिंदू ही थे, ब्राह्मण वंश से। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी, इसका ही उत्तराधिकारी था, ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लगा लो कि आपसे पूछेंगे जो सातवाहनों की भाई राजधानी है कौन सी, पैठन बोलते हैं या प्रतिष्ठान बोलते हैं, ये किसने शिफ्ट की थी? तो क्या बताओगे? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की थी। ठीक है जी, गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है जी। सौराष्ट्र के काठियावाड़, ये वाला, जैसे ये सौराष्ट्र का काठियावाड़, ये वाला इलाका जो है काठियावाड़ वाला, कहते हैं यहाँ का शासक कौन था उस टाइम पे? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम याद रखना ने शक शासक था। ये ISP के मैंने करवाया ना, शक शासक था, पैरेलल चल रहा था उस टाइम पे। ये ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। इस चीज को याद रखना आपने। ठीक है जी। आपका जो यहाँ पर आपके शक चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है जी, शक, और काठियावाड़ बताई दिया मैंने, और यहाँ पे चल रहे थे आपके कौन? सातवाहन। तो आपस में इनके क्या रहता था? युद्ध रहा करता था आपस में। तो इसके रुद्रदामन प्रथम जो शक शासक था, कौन? शक। और यहाँ पर आपका सातकर्णी, GPS सातकर्णी, इसके साथ में इसका युद्ध रहा और 2 बार इसने इसको हराया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। ठीक है जी, इनका वैवाहिक संबंध हो गया था, इसके कारण इसको नष्ट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। उसने बौद्ध संघ को अनकालिकीय और कार्ले की भिक्षु संघ को करजग नामक ग्राम दान में दिया। जो भूमि दान है ना, वो सातवाहनों ने ही चलाया था। तो आप याद रखोगे कौन कौन से थे भिक्षु संघ, कौन कौन से थे? अनकालिकीय और कार्ले, 2। अनकालिकीय और कार्ले 2 क्या थे? भिक्षु संघ थे। इनको एक गांव दान में दे दिया, कौन सा? करजग। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दे दिया। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की, वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की, तथा वेशकटक नगर की जो नासिक जिला है आज का, उसकी स्थापना की थी। ठीक है जी। खुद ने कौन सी? वेंकटक स्वामी, और यहाँ पे वेशकटक नगर भी उसने बसाया। तो इतने काम है जी इसके, क्या क्या याद रखोगे? ठीक है जी। इसकी जो माता बलश्री के का क्या है? इनकी माता का नाम क्या? बलश्री है, जिसका इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है जी। नासिक अभिलेखों में से एकमात्र ब्राह्मण एवं आदित्य ब्राह्मण कहा गया। किसको कहा गया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य कहाँ से? उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ। ठीक है जी। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी था। और अच्छा, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी ने क्या क्या है? ये राजधानी क्या है? अपनी शिफ्ट की थी। भाई ध्यान से पढ़ना, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। जो राजधानी शिफ्ट की थी ना, वशिष्ठिपुत्र ने की थी। ओके। और रुद्रदामन क्या है? काठियावाड़ का शासक था, जिसके साथ में क्या है? 2 बार युद्ध होते हैं। इसने क्या है? बौद्ध भिक्षुओं को करजक नामक क्या दिया था? गांव दान में दिया था। इसने अपनी उपाधि कौन सी धारण की? वेंकटक स्वामी की। और वेशकटक नगर ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी, इसने भाई राजधानी शिफ्ट की थी, याद रखना प्लीज ध्यान से। आगे है, पुराणों में इसका नाम क्या था? पुलोमा सातकर्णी। टॉलमी के विवरण में सीरो पोलोमी ओस के रूप में मिलता है। ठीक है जी। पुराणों में क्या नाम है इसका? पुलोमा।
पुराणों का बड़ा जिक्र हो रहा है कि मतलब इनके बारे में जो बातें हैं ना पुराणों से मिलती हैं, ये बात ध्यान में रखना आप। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान से पढ़ना। और टोलमी जो के विवरण में उसमें क्या लिखा है, इसका नाम सिरोपोल्मियोस के रूप में मिलता है। मुद्राओं व अभिलेखों नासिक, कार्ले, अमरावती में भी उसका नाम मिलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किसका? वशिष्ठिपुत्र पुल्लोमामी। आगे बढ़ते हैं। आंध्र विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता है? वशिष्ठिपुत्र पुल्लोमामी, वीपीपी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लोमामी। और इसका पिता कौन था? जीपीएस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है जी। इसके 2 सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। इसके जो सिक्के मिले हैं ना, उसके सिक्कों के ऊपर 2 पतवारें हैं। पतवार क्या होती है? किश्तियां। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनकी नौसेना थी वो अच्छी रही होगी। आप अंदाजा लगाएंगे ना, वाह भैया, इसके मतलब इसकी नौसेना क्या होगी? अच्छी रही होगी। तो आपने वशिष्ठिपुत्र पुल्लोमामी की ये बातें याद रखनी है कि पुराणों में इसका नाम क्या है? पुलेमा है। टोलमी में क्या लिखा है? सिरोपोल्मियोस के नाम से जाना जाता है। इसके कहाँ कहाँ से मिले हैं? मुद्राओं अभिलेखों में भी इसका नाम मिलता है। कौन कौन सा? नासिक, कार्ले, अमरावती। इसने भी महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखना इसकी। ठीक है जी, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिला है। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज व दक्षिणापथेश्वर। आंध्र विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। किसको? वीपीपीपी को। इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। आगे बढ़े। हाँ जी, यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम है। मैंने बताया था कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। तो इस चीज को भूलना नहीं है, वनडे एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कहते सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ठीक है जी, इसे क्या व्यापार करना और जल में यात्रा करना अच्छा लगता था। किसे? यज्ञश्री को। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है जी, पाए गए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचारक है। मतलब इसके जो सिक्के हैं उसके ऊपर मतलब तो जहाज का चित्र है, उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसको जल यात्रा अच्छी लगती थी, व्यापार वगैरह ये करने जाया करता था। और वशिष्ठिपुत्र पुल्लोमामी, उसके जो सिक्के के ऊपर 2 पतवारें मिली, उससे क्या मतलब है? मतलब नौसेना का। ठीक है जी, नौसेना का। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे शासकों के बारे में जो डिटेल है वो हमारी खत्म होगी। बाकी इनके साम्राज्य की जो डिटेल है वो पढ़ते हैं। भौतिक सांस्कृतिक पहलू। सातवाहनों के सिक्के अधिकांश शीशे से, लेड से बने निर्मित हैं जो दक्कन में पाए गए हैं। लेड एक धातु है जिससे इनके सिक्के बने होते थे। सातवाहन शासकों ने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्गमन किया था। मतलब ये भी चलाए थे इन्होंने। कहती है पिलनी ने लिखा है कि पूर्वी दारून के जो दारून के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे। वाह भाई वाह, इनके टाइम पे भी नगर देखने को मिले हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में लगभग गांव के अतिरिक्त 30 नगर भी बनवाए हैं जिसके चारों ओर क्या है? दीवारें हैं। आगे बढ़े। कहते अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। कहते हैं इनके सिक्कों में ना, जब इनका जो साम्राज्य है वहां से रोमन सिक्के भी मिले हैं सातवाहन शासकों से। तो क्या अंदाजा लगाओगे आप? क्या लगाओगे भी? इनका व्यापार है रोम तक फैला हुआ था, रोम तक व्यापार किया करते थे ये लोग। आगे बढ़े। हाँ जी, सामाजिक जीवन कैसा था वो देख लेते हैं। कहते सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। बिल्कुल जी, सातवाहन किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने लिच्छवी
विच्छिन्न होते 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। किसने जी? किसने? गौतमीपुत्र, जीपीएस ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका है। मतलब कि आपको पता ही है, मतलब कि पुष्यमित्र शुंग ने भी यही काम किया था कि ब्राह्मणों का उदय करो, ठीक है जी। और इसने क्या किया था, जो आर्य टाइम पे पढ़ाया था ना वैदिक काल में, 4 जातियां उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसने क्या कह दिया, ये मिश्रित होते जा रहे थे, मिक्सचर होता जा रहा था। बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे लोगों में क्या है, धार्मिक जागरूकता आने लगी थी, भेदभाव खत्म होने लग गया था। लेकिन ये कहता है कि मैंने रोका उस बात को, वैसे ही रहना है जैसे ब्राह्मण का जो पद था, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, वैसे ही रहो। इसने क्या कह दिया, मैंने मिश्रण नहीं होने देना, मैंने रोकना है। किसने? जीपीएस ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। आगे है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन थे। ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान में देना, भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान में देना, ये किसने शुरुआत की थी? सातवाहनों ने की थी, ताकि ब्राह्मणों को क्या हो, उत्थान हो, ब्राह्मण फिर से स्ट्रोंग हो जाए, इनको दान देते थे। किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया, और बौद्ध भिक्षुओं को भी इन्होंने क्या किया था, भूमि दान में ब्राह्मणों से ज्यादा इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पी का उत्कर्ष हुआ। ठीक है जी, इन्होंने वाणिज्य को क्या दिया था, शिल्प कला को उत्कर्ष किया था, यानी कि बढ़ावा दिया था। इन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया और शिलाओं में गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। अब आप बोलोगे मैडम ये गंधिका क्या होता है, गंधिक क्या होता है? गंधिक शिल्पी वे शिल्पी थे जो इत्र बनाते थे, इत्र समझते हो, परफ्यूम, उन्हें बोला गया। ठीक है जी, उन्होंने स्मारक व शिला पट्टिकाओं को स्थापित किया। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में, क्वेश्चन आएगा, सातवाहन वंश के टाइम पे शिल्पियों जो क्या थे, गंधिकों को किस रूप नाम से जाना जाता था? गंधिकों को दाता के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, आगे बढ़े। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक के साक्ष्य मिलते हैं। सामाजिक व्यवस्था जी मात्र सत्तात्मक थी इनकी। पितृसत्तात्मक ऐसे होगी, मतलब एक बेटा, मतलब एक राजा है, उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है जी, तो पितृसत्तात्मक होगी। लेकिन इनके जो अपने नाम के अगर गौतमीपुत्र, उनके शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पे रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र आदि नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। किंतु सातवाहन जो उत्तराधिकारी थे वो पुत्र ही होता था। ठीक है जी, समाज में मात्र सत्तात्मक होता था, पर राजा कौन बनता था, लेकिन बेटा ही बनेगा। तो आपको एक हड़प्पा सभ्यता के बाद एक ये वंश देखने को मिलेगा जो क्या है, मात्र सत्तात्मक है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना, ये गड़बड़ है, यहाँ पे मात्र सत्तात्मक आएगा क्योंकि इनके जो नाम है ना, गौतमी पुत्र, ठीक है जी, वशिष्ठी पुत्र, पुल्लू मामी, इनके नामों से क्लियर होता है कि इनके जो नाम है ना माताओं के नाम से हैं। और फिर अंदाजा क्या लगाओगे, समाज में माता की प्रतिष्ठा ज़्यादा थी। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो लड़कियों को थोड़ी ना अगला प्रिंस बनाएंगे, लड़कों को ही बनाते थे। तो क्या हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि समाज था मात्र सत्तात्मक था, माता को अधिक महत्व दिया जाता था। और इससे पहले कौन सा था जो आपने पढ़ा था, हड़प्पा में जो समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली है। प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, बांचा नहीं है यहाँ पे, ढांचा है, ढांचा देख लेते हैं। कहते हैं सातवाहनों में अनेक प्रशासनिक इकाई वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। जो मौर्य वंश की जो प्रशासनिक इकाइयां थी ना, सेम टू सेम इन्होंने भी वैसे ही फॉलो किया। ठीक है जी, उनके समय में जिले को अशोक के काल की तरह आहार कहते थे। जिलों को क्या कहते थे, आहार कहते थे। ये सर्कल कर लेना इसको, आहार। जिलों को क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे,
आहार बोलते थे। जैसे आप क्या बोलते हो, जिला बोलते हो ना, वैसे ये लोग क्या बोलते थे, आहार। आहार खाने वाला नहीं, जिले को ये आहार बोलते थे। कहते उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। ठीक है जी। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष बनाया जाता था। सेनापति होता था ना, वो शासन अध्यक्ष किसका होता था, प्रांतों का, स्टेट का। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक करता था। कहीं कहीं पे देखो आपको गौप भी मिलेगा, ग्रामिक भी मिलेगा, ग्रामणी भी मिलेगा आपको। ठीक है जी। जिसमें था, ये लाइन छोड़ दो, आप छोड़ दो। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा आरंभ की थी। मतलब इन्होंने क्या बोला, जो ब्राह्मणों को हम जमीन देंगे और बौद्ध भिक्षुओं को देंगे, उस पर टैक्स नहीं लेंगे हम। ठीक है, वो दान में दे दी, बस दे दी, टैक्स नहीं लेना। किस किस को दी इन्होंने, ब्राह्मणों को इन्होंने शुरुआत की थी, ब्राह्मणों को भूदान देने का। ठीक है जी। और जो बौद्ध भिक्षुओं को दान इन्होंने बल्कि ब्राह्मणों से ज़्यादा दिया था, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लेते थे। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। सामंत समझते हो आप, राजा की जो सामंत होते थे, जिनको क्या मिलता था, जागीर मिलती थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था। ठीक है जी। पहली श्रेणी का जो फर्स्ट नंबर पे था वो क्या कहलाएगा, राजा, तथा उसे सिक्के ढलवाने का अधिकार होता था। ठीक है जी। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था, महाभोज कहलाता था। तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति कहलाता था। ये तीनों नाम आपने, राजा, भोज, सेनापति। ठीक है जी। राजा, महाभोज, सेनापति, 3 तरह के सामंत थे। जो राजा, तो पहले तरह का सामंत था, उसे क्या था, सिक्के ढलवाने का अधिकार प्राप्त था। जिलों को क्या बोलते थे, आहार बोलते थे ये लोग। ठीक है। ग्रामीणों का, गांव का जो प्रशासन है गौलमिक देखता था इनका। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े, धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म तो वैसे पता लगे गया कि ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, भाई सातवाहन किस धर्म से संबंधित थे, तो आप क्या बताओगे, ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्राह्मणवाद की विजय अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है जी। सारी तरफ ब्राह्मणवाद फैलाना शुरू किया। वे कृष्ण, वासुदेव आदि विनायक देवताओं के उपासक थे। वो किसके उपासक थे, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कृष्ण के, वासुदेव के, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको, वैष्णव देवताओं को। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। ठीक है जी। ये भी ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म को इन्होंने बढ़ाया था। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव था। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था। कौन कौन सा, हीनयान और महायान। तो सातवाहनों के राज्य में कौन सा, महायान संप्रदाय को क्या मिला था, संरक्षण मिला था। कहते हैं आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड, याद रखना, आंध्र प्रदेश में कौन सा, नागार्जुन कोंड, अमरावती नगर सातवाहन शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकारियों के शासन में बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इस चीज को आपने भूलना नहीं है भाई। ठीक है जी। इस चीज को आपने भूलना नहीं है। आपसे कई बार पूछेंगे दक्षिण भारत में सातवाहनों शासकों के समय पर कौन सी जो जगह थी वो क्या थी, बौद्ध संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। तो आप क्या बताओगे, नागार्जुन कोंड और अमरावती नगर, 2 थे। इस चीज को भूलना नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी, भाषा की बात कर लेते हैं। आपको गाथा सप्तमी से पता लग ही गया होगा कि कौन सी भाषा अपनाते थे, प्राकृत। किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। क्या था उसके अंदर, लव स्टोरी थी उसकी खुद की। कहती सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है जी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। प्राकृत ग्रंथ गाथा हस्तसई तथा, या फिर इसको बोलेंगे गाथा सप्तमी, हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में हैं। तो आपने इस चीज को याद रखना। भाषा कौन सी थी, राजकीय भाषा प्राकृत हुआ करती थी। हाँ जी। इसके बाद ना एक छोटा सा वंश आता है, वाकाटक वंश।
ये भी मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ा देती हूँ क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। वाकाटक राज्य, पहले तो लोकेशन जानेंगे। कहते सातवाहन वंश के पतन के पश्चात तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी, थर्ड एडी से लेकर 6 एडी तक, और जो अपना सातवाहन था, सातवाहन कब से कब तक था, 1 BC से लेकर 3 AD तक। ये टाइम पीरियड किसका था, 300 वर्षों तक राज किया था किसने, सातवाहनों ने। उनके जस्ट तुरंत बाद 3 AD से 6 AD तक कौन आता है भाई, वाकाटक राज्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहते सातवाहन वंश के पतन के पश्चात तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक दक्षिण भारत में कई नए राज्यों जैसे आभीर, कंदम, इवाकू और पल्लव, चोल, चेर आदि की स्थापना हो जाती है। मैं आपको जो संगम काल है वो भी पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको चोला, चेरा, पांड्या ये भी पढ़ाना है मैंने आपको। कहते इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन था वाकाटक। इनमें सब में से कौन सा इंपॉर्टेंट था, वाकाटक था। यह राज्य बरार तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में स्थापित है। लोकेशन कौन सी थी इनकी, मध्य प्रदेश के साइड में, ठीक है जी, यहाँ पे इनकी लोकेशन थी। वाकाटक वंश की नींव तीसरी शताब्दी में किसने रखी थी, विंध्य शक्ति ने। वह से वाकाटक, वह से आपका विंध्य शक्ति। और इसके एक चीज याद रखना, वह से ब्राह्मण थे ये, ठीक है जी। आगे है परवरसेन प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन जी, परवरसेन। इस वंश ने दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों पर अपना अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है जी, कर लिया होगा। इन्होंने ब्राह्मणों तथा निर्धनों को खुला दान दिया। ये ब्राह्मण कुल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ मेरे एग्जाम में आया हुआ है, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है जी, आप ध्यान रखना। कहते वाकाटक किससे थे, ब्राह्मण कुल से संबंधित थे, इसलिए इनके काल में हिंदू धर्म ने काफी प्रगति की। ओके जी। इनकी धार्मिक सहनशीलता के नीति के कारण बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म भी दक्षिण भारत में प्रचलित रहे। उनके काल में वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला ने विशेष रूप से प्रगति की। उनके द्वारा टिगाओ तथा नचना के मंदिर अपनी सुंदरता के लिए आज तक प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाओं में वाकाटक काल में बनाई गई मूर्तियां तथा चित्र अपने सौंदर्य का उत्तम नमूना पेश करते हैं। वाकाटक शासक शिक्षा प्रेमी थे, इसीलिए उनके काल में शिक्षा तथा साहित्य का काफी विकास हुआ। क्या मेन बातें हैं, किसके बाद आए, सातवाहनों के बाद आए। टाइम पीरियड क्या था, 3 AD से 6 AD तक था, ठीक है जी। मध्य प्रदेश का बरार इनकी राजधानी होगी, ठीक है जी। और कौन थे, ब्राह्मण थे ये। और कौन इनका जो शासक कौन सा था जिसने इसकी मतलब नींव रखी थी, विंध्य शक्ति था। और परवरसेन इनका क्या, प्रतापी शासक था। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए वाकाटक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।